नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोनल काउंसिल्स के बारे में। जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। 1956 में इसको एक फोस्टर कोऑर्डिनेशन के तौर पे स्टेट्स के बीच में इस्टेब्लिश किया गया था। सेंटर और जोनल काउंसिल जो हैं वो एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसकी तरह एक सर्व करती हैं इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पूरे भारत के डाइवर्स रीजन्स में। तो जोनल काउंसिल्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन एंड फाउंडेशन। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, देखिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1956 में एक लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटीज को एड्रेस किया था। लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटीज मतलब कि भाषा के लिए जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े थे, जो दुश्मनी थी, जो एक दूसरे के मन में थोड़ी खटास थी, उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने कोऑपरेशन को प्रमोट किया था जब न्यूली रीऑर्गेनाइज स्टेट्स बनी थी। आप सबको पता है कि 1956 वो साल था जब हमारे भारत में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस समय यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट किया गया था जो कि बहुत ज़रूरी थी हमारे भारत की यूनिटी के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। और वो आज के समय भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में भाषा के ऊपर कुछ ऐसे मुद्दे देख रहे हैं जो एक आज़ाद भारत में नहीं होने चाहिए, जहाँ पे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अब इसके लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, जो मैंने आपको पहले बताया। एक स्टैट्यूटरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी यहाँ पे बनी गई, जिनके पास काफ़ी डिलिबरेटिव पावर्स दी गई। काम क्या था इसका? काम यही था कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। अब ये जो काउंसिल्स थी ये बनाई गई, इनको डिज़ाइन किया गया ताकि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कोऑर्डिनेट किया जा सके इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये रिकमेंड करेंगे, ये जो जोनल काउंसिल है ये रिकमेंड करेंगे कि भाई ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस थी इनकी, ये बाइंडिंग नहीं थी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मानना ही है, अच्छी लगी तो मानेंगे, नहीं लगी तो नहीं मानेंगे। अब हमारे पूरे भारत में 5 जोनल काउंसिल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ध्यान में रखना है। 5 जोनल काउंसिल्स हैं हमारे भारत में। सबसे पहले नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उसमें कौन कौन सी स्टेट्स और यूटीज आती हैं? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये आ गई हमारे पास स्टेट्स। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ये आ गई हमारे पास यूनियन टेरिटरीज। तो ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है। फिर आती है सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद। देखिए हेडक्वार्टर आपने ध्यान में रखना है, सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि भैया बताओ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। ध्यान में रखने हेडक्वार्टर्स, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्टेट्स यूटीज कौन से जोनल काउंसिल में आती हैं। तो सेंट्रल जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे आ गया? इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में हेडक्वार्टर है तो ऑब्वियस ये बात है उत्तर प्रदेश इसके अंडर आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा और मध्य प्रदेश आएगा। ये सेंट्रल जोनल काउंसिल होगी। अब आते हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल में, हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। तो कोलकाता हेडक्वार्टर है तो वेस्ट बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, झारखंड आ गया और बिहार आ गया ईस्टर्न जोनल काउंसिल में। अब आती हैं वेस्टर्न जोनल काउंसिल। मैंने बताया आपको कि 5 हैं, तो एक आगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक क्या बच गई? सेंट्रल। ऐसे याद रखना बड़ा आसान है। देखो ऐसे होते हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और बीच में क्या बच गया? सेंट्रल। तो ये 5 जोनल काउंसिल्स आ गई। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो कौन कौन सी स्टेट्स और यूटी जाएंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। अब बात करते हैं सदर्न जोनल काउंसिल की, हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। तो कौन कौन सी स्टेट्स आ गई? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और ये यूटी पुडुचेरी। तो ये हैं हमारी 5 जोनल काउंसिल्स, इनके हेडक्वार्टर्स और कौन कौन से मेंबर स्टेट्स और यूटीज इनमें हैं। लीडरशिप स्ट्रक्चर की बात करें तो हर जोनल काउंसिल में एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन में यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो कॉमन चेयरमैन होता है 5 जोनल काउंसिल का। जितने भी अलग अलग 5 जोनल काउंसिल्स हैं उन सारों का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? यूनियन होम मिनिस्टर। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस समय हमारे होम मिनिस्टर देश के कौन हैं। वाइस चेयरमैन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ मेंबर स्टेट सर्व बाय रोटेशन फॉर 1 ईयर ईच। तो जितनी भी हमारी जोनल काउंसिल्स हैं उनका चेयरमैन तो हो गया भाई एक ही, सबका यूनियन होम मिनिस्टर। लेकिन जो आपका वाइस चेयरमैन होगा वो पर्टिकुलर एक जो जोनल काउंसिल है उसमें जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो होंगे वाइस चेयरमैन। लेकिन अब इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं तो एक चीफ मिनिस्टर कैसे चूज करें?
तो एक चीफ मिनिस्टर चूज किया जाएगा रोटेशन के साथ, भाई 1 साल के लिए ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ऐसे करके वाइस चेयरमैन जो है वो रोटेट होते रहते हैं। मेंबर्स की बात करें तो मेंबर कौन कौन से होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होंगे अलग अलग स्टेट्स के। मेंबर्स की बात करें तो भाई सारे चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जितनी भी एक जोनल काउंसिल में स्टेट्स आएंगे उन सारों के चीफ मिनिस्टर, प्लस 2 मिनिस्टर होंगे हर स्टेट के, प्लस यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा। यूनियन टेरेटरी में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, तो जितनी भी यूनियन टेरेटरीज आई उन सारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होंगे, सारों के चीफ मिनिस्टर भी होंगे, और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ हर स्टेट के 2 मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर होंगे। ये है लीडरशिप स्ट्रक्चर। कॉम्पोजिशन और एडवाइजरी सपोर्ट की बात करें तो कोर मेंबर्स की बात करें तो हमने पहले भी कहा कि चीफ मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर जो हैं हर एक स्टेट के वो जोन में होंगे और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एडवाइजरी मेंबर्स की बात करें तो नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चीफ सेक्रेटरीज होंगे, डेवलपमेंट कमिश्नर्स होंगे। ये एडवाइजर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। स्टैंडिंग कमेटीज की बात करें तो चीफ सेक्रेटरीज जो होते हैं हर मेंबर स्टेट के, वो इश्यूज को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू जोनल काउंसिल, और फिर ये जो भी मेन काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें ये एजेंडास को तैयार करते हैं। तो ये एडवाइजरी सपोर्ट और कॉम्पोजिशन हो गया। अब एक स्पेशल केस यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल तो हो गई, लेकिन हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं उसमें 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ साथ एक हमारे सिक्किम भी आ गया, इसमें ऐड होगा, इसको 2002 में ऐड किया गया था। तो 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस 1 जो हमारा सिक्किम है, इनके लिए एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जो कि एक स्पेशल केस है। इसकी लीगल फाउंडेशन रखी गई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में। 1971 में हमारे भारत में एक और चीज़ हुई थी, क्या, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश एक अलग देश भारत ने बनाया है पाकिस्तान से तुड़वा के। तो कैसे बना बांग्लादेश एक अलग देश, उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट आया 1971 में, और ये फोर्स में कब आया, 1972 में। मेंबर स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ओब्वियसली जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा आते हैं, और प्लस 1 जो हमारा सिक्किम है, इसको 2002 में ऐड किया गया था। अब इसकी लीडरशिप की बात करें तो ओब्वियसली यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। इसके वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर। तो जो डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके जो मिनिस्टर होंगे वो इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। अब इसके कुछ इनहेंस फंक्शंस होते हैं। जो जोनल काउंसिल की ड्यूटीज होती हैं उसके बियॉन्ड भी इनका कुछ काम या फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लानिंग भी होती है, और यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू भी होता है, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखी हैं, जैसे कि उल्फा वगैरह है, ये सारी हमने यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखी हैं। हालांकि अभी काफ़ी हद तक इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। यही एक कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे लगा हुआ है अफस्पा। अफस्पा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, जम्मू कश्मीर में कब कब लगा, पंजाब में कब कब लगा, और अभी नॉर्थ ईस्ट में लगा है तो क्यों लगा है, कितने समय तक ये रहेगा, इसके क्या क्या पावर्स होती हैं, आर्मी को इसके अंदर क्या क्या पावर्स मिलती हैं, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से अफस्पा की वीडियो में अलग से कवर किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में डिफेंस, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डिफेंस से रिलेटेड मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग अफस्पा। एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है और देख लेनी है वीडियो। जोनल फॉर्मेशन के स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले नेचुरल डिवीजन्स। यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होती है। हमने देखा कि जो जोनल काउंसिल के स्टेट्स हैं वहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है। कौन सा पैटर्न, ज्योग्राफिकल पैटर्न। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी देखी जाती है, टोपोग्राफी देखी जाती है जो कि रीजनल बाउंड्रीज को गाइड करती है। रिवर सिस्टम्स, यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन जो है वाटर रिसोर्सेज की कनेक्टिविटी की, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में स्टेट्स को देखा, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब। अब यहाँ पे हरियाणा और पंजाब जो है, इनमें भाई एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, एक बहुत बड़ा टसल चल रहा है। सतलुज यमुना लिंक कैनाल, SYL कैनाल। अगर आप में से किसी ने सिद्धू मूसेवाले के गाने सुने हो या उसके अगर आप फैन हो, तो उसने भी इसके ऊपर एक गाना बनाया था। हालांकि शायद बाद में उसको पता नहीं रिमूव करा दिया गया था, जितना मुझे याद है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल।
क्या मुद्दा है ये, क्या कंट्रोवर्सी है, एनिमेशन के माध्यम से मैंने इसको अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे देखने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो जोनल काउंसिल में हम रिवर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज और कनेक्टिविटी की रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे जो हमारी जोनल काउंसिल्स हैं वो इस प्रकार की कोऑपरेशंस को बढ़ावा दे रही हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पे तो मार काट तक की बात है हरियाणा और पंजाब के बीच में, सतलुज यमुना लिंक कनाल के ऊपर। अगर आप में से कोई हरियाणा या पंजाब से हो तो वो मेरी बात को समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कल्चरल एफिनिटी, यहाँ पे सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के लिए लिंग्विस्टिक, भाषा और कल्चरल टाइज को इनेबल किया जाता है। इकोनॉमिक नीड्स की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस्ड डेवलपमेंट और इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट को भी इंश्योर किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स होते हैं जोनल फॉर्मेशन के। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, ये एक फोरम प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स जो हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए। किसके मदद से? डायलॉग, बातचीत की मदद से या फिर कंसेंसस बिल्डिंग की मदद से। और यहाँ पे आ गया देखो सतलुज यमुना कैनाल डिस्प्यूट, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो उसने फैसिलिटेट किया है डिस्कशंस बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा ऑन सतलुज यमुना लिंक कैनाल इशू। ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसे मैंने बहुत अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये जो डिस्प्यूट है इसको समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो साले फुल्ली रिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एसवाईएल कैनाल का इशू है, ये रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी। ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना मतलब आप देखो कि सीरियस इशू है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक में भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो हालांकि सारे डिस्प्यूट यहाँ रिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक एसेंशियल स्पेस जो है वो ये प्रोवाइड करता है स्टेट्स के लिए, ताकि जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनके लिए कंस्ट्रक्टिवली इंगेज स्टेट्स एक दूसरे के साथ हो सकें। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की सक्सेस की बात करें तो इसकी वजह से 76% रिडक्शन हमें देखने को मिली है वायलेंस में। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है इसने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रिड्यूस करने का काम किया है। अब ये यहाँ पे बात आ गई छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यहाँ पे काफ़ी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है? नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इनकी मांग क्या है, क्यों ये इस प्रकार के लड़ाई झगड़े या आर्म्स इन्होंने उठाई हुई हैं, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है, ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे जब हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। तो यहाँ पे जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज इन्होंने बनाई हैं कोलैबोरेशन के साथ, ताकि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसको ख़त्म किया जा सके, इसको जड़ से उखाड़ा जा सके। और ये काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है जोनल काउंसिल्स की कि किस प्रकार से इन्होंने जॉइंट स्ट्रेटेजीज को इनेबल किया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, सेफर एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इंटीग्रेशन की बात करें तो रीजनल प्लानिंग यहाँ पे आती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो हैं अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये कोऑर्डिनेट करता है। फिर आता है पावर नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्लानिंग और रिसोर्स शेयरिंग के लिए ये इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करता है। कोस्टल कनेक्टिविटी, अब यहाँ पे जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल है वहाँ पे कुछ कोस्टल स्टेट्स हमारी आती हैं, जैसे गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है। इवन जो सदर्न जोनल काउंसिल है वहाँ पर भी हमारे यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, ये सारे आते हैं जो कोस्ट लाइन्स के स्टेट्स हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज है, कोस्टल स्टेट्स हैं। तो वहाँ पर भी जो जोनल काउंसिल्स हैं उनके माध्यम से ये स्टेट्स काम कर रही हैं लिंकिंग की, कि कैसे हमारी जो कोस्ट लाइन्स हैं उनको लिंक किया जा सके। यहाँ पे आपको कोस्ट के बगल में ये रास्ता, सड़क यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सोशल एंड इकोनॉमिक हार्मोनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इतने ज़्यादा धर्म हैं, इतने ज़्यादा जातियां हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो हमारे यहाँ पे सोशल हार्मोनाइजेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। तो सोशल पॉलिसी अलाइनमेंट आती है। ये जो काउंसिल्स हैं हेल्थ और एजुकेशन अक्रॉस जो रीजन्स हैं, जितनी भी स्टेट्स उनके अंडर आएंगी, वहाँ पे कोशिश करती हैं कि पॉलिसीज़ जो हैं हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर उन्हें अलाइन किया जा सके। सदर्न जोनल काउंसिल जो इसने सिग्निफिकेंट एफर्ट किया है स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए। अब कुछ बच्चे कुछ सालों तक पढ़ते हैं फिर स्कूल छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना हो, बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करें, इसके लिए सदर्न जोनल काउंसिल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब कैसे किया है? कोऑर्डिनेशन के मदद से। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है भारत के डेवलपमेंट के लिए। तो जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं उनके माध्यम से बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है उसने माइनिंग और लैंड एक्विजिशन को डिस्कस किया, ताकि रीजनल डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजीज
पॉलिसीज़ हैं उन्हें शेप किया जा सके। सेंट्रल जोनल काउंसिल में जो स्टेट्स आती हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे काफ़ी माइनिंग एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इसकी एडवाइजरी नेचर भी है, हालांकि हमने देखा कि ये जो एडवाइजरी नेचर है ये नॉन बाइंडिंग है, मानना तो माने, नहीं मानना है तो ना माने, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडवाइजरी नेचर तो है इनकी। तो यहाँ पे जो डिसीजंस है वो एडवाइजरी होते हैं। प्रोग्रेस जो है कई बार वो स्टॉल हो जाती है क्योंकि स्टेट्स में पॉलिटिकल विल कम होती है रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे नॉन बाइंडिंग आया कि कुछ स्टेट्स मानना चाहें तो माने, नहीं मानना चाहें तो नहीं माने। अब यहाँ पे ये भी होता है कि स्टेट्स के भाई अंदर ना इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है, ऐसा कोई डिसीजन हम नहीं मान सकते हैं, मतलब स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो नहीं मान सकती है जो उनकी राजनीति के खिलाफ है, क्योंकि जो सत्ता पे बैठा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है पावर, सत्ता। और सत्ता में क्या चाहिए, नंबर सिस्टम, नंबर गेम है हमारे यहाँ पे सत्ता जो है। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई डिसीजन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जिसमें जनता जो है वो नाखुश हो जाए। तो यहाँ भी इस प्रकार की वो बहुत सी चीज़ें हमारे भारत में चलती हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो ये नॉन बाइंडिंग है कि ऐसा कोई डिसीजन अगर आता है, अगर हमें लगता है कि मानना है तो मानने, लगता है नहीं मानना है तो नहीं मानना है। जैसे कि SYL का कैनाल है, ये एक परसिस्टेंट इशू है, एक परसिस्टेंट डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच में, जो कि काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और यहाँ पे डिकेड्स से यानी कि दशकों से चलता आ रहा है और मल्टीपल नॉर्दर्न काउंसिल डिस्कशंस इसके ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आया है। तो अब इससे होता क्या है, ये फंडामेंटल लिमिटेशन है काउंसिल के पोटेंशियल इम्पैक्ट की किसी भी क्रिटिकल इंटर स्टेट इशू को रिजॉल्व करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल SYL कैनाल का इशू आ गया। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहले इरेगुलर मीटिंग्स। अब यहाँ पे मीटिंग्स जो हैं वो रेगुलरली नहीं होती हैं। अब यहाँ पे ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो गैप हैं मीटिंग के, मतलब इरेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, इसकी वजह से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इशू पे कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी स्लो हो रही है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है फॉलो थ्रू का। आपने रिकमेंडेशन दे दी लेकिन क्या वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ग्राउंड जीरो में इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको देखने का कोई भी तरीका नहीं है। तो पार्शियल एग्जीक्यूशन है यहाँ पे माइनिंग और लैंड रिफॉर्म्स की सेंट्रल जोनल स्टेट्स में, जो कि इस प्रॉब्लम को एग्जाम्प्लीफाई करती है कि आपने बोल तो दिया भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, रिकमेंड तो कर दिया, स्टेट्स ने बोला कि ठीक है भैया अच्छी बात है मान भी लेंगे, लेकिन क्या वो ग्राउंड जीरो में इम्प्लीमेंट हो रही है, इसको देखने का कोई भी ऐसा कोई साधन ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है, पूछ मांग कर ही नहीं रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स, अब देखिए अनइवन स्टेट की कैपेसिटी होती है जो कि एक्शंस को डिले कर देती है। मान लीजिए कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करना है, अब उसके लिए पैसा चाहिए, जो अमीर स्टेट है वो तो फटाफट पैसा दे देगी, लेकिन कई गरीब स्टेट्स भी हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कहाँ देंगी। तो यहाँ पे स्टेट की कैपेसिटी अनइवन है, कई स्टेट्स कैपेबल हैं कई नहीं हैं, तो फिर यहाँ पे अनइवन स्टेट की कैपेसिटी है। अब झारखंड और उड़ीसा के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी के जो डिसीजंस हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी के गैप्स हैं, इनके पास कम कैपेसिटी है, तो इनकी जोनल काउंसिल में जो बाकी स्टेट्स आ गई वो इम्प्लीमेंट कर देती हैं, ये थोड़ा स्लो करती हैं, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप, जीएसटी काउंसिल की डोमिनेंस, पावरफुल जीएसटी काउंसिल जो है वो काफ़ी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ को एड्रेस करती है। तो अब अगर जीएसटी काउंसिल ही इकोनॉमिक कंडीशन के इश्यूज़ को एड्रेस करेगी तो जोनल काउंसिल के जो फिजिकल मैटर्स हैं, यानी पैसे इकोनॉमी से रिलेटेड जो जोनल काउंसिल डिसीजन ले रही है उसकी रिलेवेंसी क्या रहेगी, कोई रिलेवेंस ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो पावरफुल है वो जीएसटी काउंसिल है। बायलैटरल स्टेट एमओयूज, अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स के बीच में डायरेक्ट एग्रीमेंट्स हो जाती हैं, तो अगर स्टेट्स डायरेक्टली ही एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रही हैं तो आपने ये जो जोनल काउंसिल बनाई है इसकी रिलेवेंसी क्या रहेगी, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी डेलिब्रेशन के लिए, खासकर सदर्न जोन में हमें ये देखने को मिलता है। कंपीटिटिंग फोरम्स, अब यहाँ पे इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के और भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई उन प्लेटफॉर्म्स में बातचीत करें या जोनल काउंसिल्स में आके बातचीत करें, तो इससे इसकी अथॉरिटी और जो इफेक्टिवनेस है वो भी डिल्यूट हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा काउंसिल्स हैं, स्टेट्स यहाँ अलग अलग काउंसिल्स में बात कर रही हैं, तो जोनल काउंसिल्स की ज़रूरत ही क्या है। तो आगे क्या किया जा सकता है, कैसे इस फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकारी और पूंजी कमीशन जो हैं उनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं रेगुलर मीटिंग्स के रिगार्डिंग, ये बोलते हैं कि भैया रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही हैं, तो ये होनी चाहिए, जोनल काउंसिल्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनको रेगुलरली मीट करना चाहिए। इसके साथ साथ फॉलो अप मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब जोनल काउंसिल ने कोई बात रिकमेंड करी है तो आगे देखा भी जाए कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, और सेक्रेटरीट का पूरा सपोर्ट यहाँ पे
होना चाहिए, ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं ताकि हमारी जो जोनल काउंसिल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड जीरो तक जो चीज़ें हैं, जो डिसीजंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उसको ट्रैक किया जाए कि भाई वो इम्प्लीमेंट हो भी रही है कि ऐसे बातें ही हैं। तीसरा है पॉलिटिकल कमिटमेंट। सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो आपकी काउंसिल्स हैं इनको इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट माना जाना चाहिए फेडरलिज्म के लिए। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट्स जो हैं उनमें पावर जो है उसका आवंटन होना चाहिए, सेंटर स्टेट्स को कम ना आंके। ऐसा ना बोले कि भैया हम तो सेंटर में हैं, तुम तो स्टेट हो, तुम्हारे पास तो कोई पावर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट्स को भी इक्वल पावर, इक्वल दर्जा, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथनिंग। जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक और स्टैंडिंग कमेटीज हैं उन्हें जितने भी इश्यूज हैं उनको प्रोएक्टिवली एड्रेस करना चाहिए। इतना मतलब उनको काबिल बनाना चाहिए कि वो जितने भी इश्यूज हैं उनको अच्छे से एड्रेस कर सकें। और यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल मीटिंग्स के ऊपर जो रिलायंस है उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स एक दूसरे के साथ मिलें, पॉलिटिशियंस भी मिलें, लेकिन ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मिलें। जो पॉलिटिकल लेवल की मीटिंग्स हैं वहाँ पे रिलायंस को रिड्यूस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मैंने कहा आपको पहले भी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग प्लेटफॉर्म, एक अलग एस्पेक्ट पे चलती है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो नंबर गेम पे चलती है। वो इस पे चलती है कि भैया वोट हमें कैसे मिलना है और कैसे हमने अपने वोटर्स को खुश रखना है। तो वोटर्स को खुश रखने के लिए कई बार ऐसे डिसीजंस जो लिए जा सकते हैं वो नहीं लिए जाते हैं ताकि वोटर नाराज ना हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जो पॉलिटिशियन है उसके लिए नंबर गेम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक डिजिटल डैशबोर्ड जो है वो रिवोल्यूशनाइज कर सकता है जोनल काउंसिल के डिसीजंस को, जब उन्हें ट्रैक किया जाए और अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने जो डिसीजंस हैं जोनल काउंसिल के उनको ट्रैक कर सकते हैं। रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग पे, रियल टाइम में कोई काम है वो कितना प्रोग्रेस उसमें हो रही है वो देखा जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जा सकती है और डिलेस को रोकने के लिए ऑटोमेटेड अलर्ट्स भी दिए जा सकते हैं। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे किस प्रकार से रिवाइटलाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जोनल काउंसिल्स। तो रेगुलर मीटिंग जो है यहाँ पे क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिए, एजेंडास क्लियर होने चाहिए और प्रिपरेशन के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए, सेक्रेटरी सपोर्ट होना चाहिए और पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। पंची कमीशन का विजन था रेगुलर मीटिंग एंड फॉलो अप आर की टू ट्रांसलेटिंग डेलिब्रेशन इनटू एक्शंस। ये पंची कमीशन ने कहा था, इसको आप अपने एग्जामिनेशन के खासकर मेंस में या इंटरव्यू में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। मेंस में लिख सकते हैं, इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि पंची कमीशन ने कहा था कि भैया रेगुलर मीटिंग्स भी होनी चाहिए और फॉलो अप भी होनी चाहिए। यही की है कि जो डेलिब्रेशन है, जो बातचीत हो रही है, उनको कैसे एक्शंस में ग्राउंड जीरो पे उतारा जाएगा। तो यहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, पंची कमीशन ने कहा था, इसको आप लिख सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक एसेंशियल पिलर है। कैसे? सबसे पहले आता है विजन। क्या है विजन? यूनाइटेड इंडिया का। इसीलिए हम अलग अलग जोनल काउंसिल्स बना रहे हैं, जोनल काउंसिल्स में अलग अलग स्टेट्स को डाल रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम सब एक हैं, यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड इंडिया। डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन, रेगुलर इंगेजमेंट है यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स की, तो क्या है? फेडरलिज्म है। सेंटर स्टेट्स को ऐसे नहीं मान रहा कि तुम ऐसे ही हो, उनके साथ बातचीत कर रहा है, इंगेजमेंट कर रहा है, ये फेडरलिज्म है। रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस ग्रोथ है अक्रॉस ऑल जोन्स। ऐसा नहीं है कि कोई एक जोन जो है वो आगे बढ़ जाए, दूसरी पीछे रह जाए। दोनों में बराबर की डेवलपमेंट होनी चाहिए, बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि अब कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जोग्राफिकली ही बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड जैसी स्टेट्स हैं, यहाँ पे हर साल अभी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली जिन स्टेट्स में ये सब नुकसान हो रहे हैं उनकी भरपाई के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगेगा, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो ऊपर नीचे हो जाएगी। मगर फिर भी जोनल काउंसिल मानती है कि बैलेंस ग्रोथ यहाँ पे अक्रॉस ऑल द स्टेट्स या ऑल द जोन्स होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, तो सिस्टमेटिक फॉलो थ्रू होना चाहिए डिसीजंस के ऊपर। फाउंडेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, पॉलिटिकल विल। तो ये एसेंशियल पिलर्स हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। तो ये है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने जोनल काउंसिल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए प्री मेंस क्लरिकल से लेके तो आईएएस तक, वो सारे क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। और जीके कंटिन्यू, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।